हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, लेकिन इसके पहले हम कल का दोहरा लेते हैं जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण और वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण आता है। स्वरों का वर्गीकरण मेनता जो होता है वो होता है पहला मात्रा के और उच्चारण काल के आधार पे। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जो कि एक मात्रा के होते हैं, जैसे आ, ई और उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके अलावा था प्लुप्त स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ओम। इसी तरह से था जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है उसको अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। और होता है फिर मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। इसी तरह से होता है पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। और इसी तरह से था स्वरों का वर्गीकरण ओठों की स्थिति के आधार पर, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होता है उसे अवृत्तमुखी कहते हैं, जैसे आ, ई, ए। और वृत्तमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार या गोलाकार होता है उसे वृत्तमुखी कहते हैं, जैसे ओ, औ, उ। इसी तरह से हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे निरनुनासिक मौखिक स्वर था और अनुनासिक स्वर था। निरनुनासिक मौखिक स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ, ई। और अनुनासिक स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती नहीं है बल्कि नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई। पांचवा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर हमने बताया था आपको, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना। स्वर तंत्र में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। यहाँ तक हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के अंतर्गत व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें अगर हम द्विगुण व्यंजन को जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन क्या है? डा और ढा। नेक्स्ट हम चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिसके अंतर्गत पहला आता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष से स्पर्श करती है उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसी तरह से दोस्तों, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हम पांच वर्ग आते हैं, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आता है। कंठ के अंतर्गत देखते हैं, कंठ के अंतर्गत आता है का वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, अंगा आता है। तालु के अंतर्गत जिसे हम तालव्य भी कहते हैं, तालव्य के अंतर्गत आता है चा वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। और मूर्धा के अंतर्गत मूर्धन्य जिसको हम कहते हैं ये आता है टा वर्ग। टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसमें ड और ढा द्विगुण व्यंजन भी कहे जाते हैं इनको। और दंत के अंतर्गत आता है ता वर्ग जिसमें आता है त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ के अंतर्गत आता है पा वर्ग जिसमें आता है प, फ, ब, भ, म। घोषत्व के आधार पे ये तो था आपके पांचों वर्ग के आधार पे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घोषत्व के आधार पे क्या क्या, कौन अघोष ध्वनि, कौन सा अघोष वर्ण है और कौन सा सघोष वर्ण है। घोष के आधार पे घोष का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम जान लें। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का जो होता है वो कंपन। मतलब जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे जो
स्वर तंत्रियाँ उनमें जो कंपन होता है उसको हम कहते हैं घोष। घोष के अंतर्गत देखते हैं अघोष ध्वनि और सघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो होती अघोष ध्वनियाँ। मतलब जिन वर्ण के उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र है वो कंपन ना करे तो उसको हम कहेंगे अघोष ध्वनियाँ। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो होता है अघोष वर्ण। जैसे हर वर्ण का अगर हम मान लीजिए का वर्ग लेते हैं तो का में पहला और दूसरा व्यंजन जो है यानी कि क और ख अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। तो घोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसको हम कहते हैं सघोष व्यंजन। इसमें कौन कौन से आते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वह सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे का खा तो हो गए घोष अघोष वाले व्यंजन, लेकिन का खा को छोड़ के ग, घ और अंगा ये हो गए आपके सघोष व्यंजन। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा से, मतलब हमारे मुंह से किसी भी व्यंजन को बोलने में जो हम हवा का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कोई व्यंजन कभी हम धीरे से उसी व्यंजन को बोल रहे हैं, कभी दूसरे व्यंजन को हम तेज से बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है, जो प्राण निकल रहा है, वो प्राण के आधार पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक अल्प प्राण होता है और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले उसे हम कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। इसमें कौन से व्यंजन आते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो होता है अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला का मतलब अगर हम का वर्ग को लेते हैं तो का वर्ग में का खा नहीं होगा, गा होगा, घा नहीं होगा और अंगा होगा। का, गा और अंगा ये हो गया आपका अल्प प्राण व्यंजन। और महाप्राण देखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वो होते हैं महाप्राण व्यंजन। अब महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो होता है महाप्राण। यानी कि आपका दूसरा और चौथा व्यंजन कौन कौन से हुए? का तो होगा नहीं क्योंकि का वर्ग का पहला अक्षर है, तो यानी कि खा और घा जो होगा वो होगा आपका महाप्राण व्यंजन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। या, र, ला, वा ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके पहले हम आपको व्यंजन जब पढ़ा रहे थे तो बता चुके हैं। या, र, ला, वा ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण होते हैं। सघोष और अल्प प्राण अभी आपको हमने बताया। सघोष और अल्प प्राण क्या है? सघोष का मतलब होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कि या, र, ला, वा बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें कंपन नहीं होता है। और अल्प प्राण मतलब हमने क्या बताया है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले, मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले लेकिन अधिक ना निकले तो वहाँ पे होता अल्प प्राण। यानी कि यहाँ पे आपका या, रा, ला, वा जो है वो सघोष और अल्प प्राण है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्ण के बीच में अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच में स्थित हो उसको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, देख लेते हैं। या और वा ये होते हैं अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर तो कभी व्यंजन की तरह जोड़े जाते हैं। रा क्या है? जैसे इस तरह का आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देता है। उसमें आपको दे देगा ट, ठ, ड, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा या। तो आपसे यही पूछेगा कि इसमें से अर्ध स्वर कौन सा व्यंजन है, तो उसमें से आपको ये या वाला चूज करना रहेगा। अब हम देखते हैं लुंठित वर
वर्ड लुंठित वर्ड क्या है, रा जो है यहाँ पे लुंठित वर्ड है। इसी तरह से पूछता है कि इसमें से लुंठित वर्ड क्या है, तो आपको इसमें से चुनना रहता है। जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे उसको लुंठित वर्ड कहते हैं। जैसे रा, अगर हम रा बोल रहे हैं तो जो हमारा जीभ है, जीभ हमारे तालु से लुढ़कते हुए आ रहा है रा। अब जो रा हम उच्चारण कर रहे हैं वो इस तरह से उच्चारित हो रहा है। तो आगे देखते हैं ला पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाए। जब हम ला बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है वो उसके बीच से हवा का प्रवेश निकलता है। इस तरह से जो ला होता है वो पार्श्व वर्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म संघर्षी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले उसको कहते हैं ऊष्म या गर्मी पैदा करे, तो उसको कहते हैं हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या तो आपके ऑप्शन में ऊष्म दिया रहेगा या तो संघर्षी दिया रहेगा, तो दोनों में से आपको एक चूज करना रहेगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स और हा, ये चारों आपको ऊष्म व्यंजन, ये इसके पहले भी हम आपको ऊष्म व्यंजन के बारे में बता चुके हैं। तो ऊष्म व्यंजन में स यानी कि तीनों स जो होते हैं वो अघोष और महाप्राण होते हैं, और जो ह होता है वो सघोष होता है। अघोष में क्या होता है, हमारे स्वरतंत्रियों से हवा कम निकलती है, सघोष में हमारे स्वरतंत्रियों से हवा ज़्यादा निकलती है। स्वरतंत्रियों में जो कंपन जो स्वरतंत्रियों में कंपन होता है अघोष में कम होता है और सघोष में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं उच्छिप्त और द्विगुण। ये भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार आप डिटेल से देख लेते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा यानी कि मुंह के जो भीतरी भाग वाली छत है उसमें स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है, तो उसको हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन यानी कि द्विगुण व्यंजन। जब हम डा और ढा बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर हमारे तालू में जाके भीतरी भाग वाली छत में सटती है, और क्या होता है नीचे आने पे वो झटके से नीचे आती है। ड और ढा मूर्धन्य है, सघोष और अल्प प्राण है। डा है मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण, और ढा है मूर्धन्य सघोष महाप्राण। जब हम डा बोल रहे हैं तो हवा जो है हमारे मुंह से नहीं निकल रही है, लेकिन अब जब ढा बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा तेजी से निकल रही है ना, इसलिए यहाँ पे महाप्राण होगा। दोनों ही सघोष ध्वनियाँ हैं, दोनों में ही सघोष का मतलब होता है कंपन हो रहा है बोलने में, और मूर्धन्य जब हम इसको जो हम वर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं का वर्ग चावर टावर तावर पावर, तो ये मूर्धन्य में आता ना। कंठ तालब मूर्धन्य में आता है। ट ठ ड ढा मूर्धन्य में आता है। अयोगवाह देख लेते हैं। ये अयोगवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। परंपरागत रूप से अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। दोस्तों, हम मूलतः तो 13 स्वर मानते हैं, लेकिन अगर हम परंपरागत रूप से 13 स्वर मानते हैं, लेकिन जो मूलतः होते हैं वो केवल 10 स्वर होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये व्यंजन अगर उच्चारण व्यंजनों की तरह होता है, स्वर की सहायता से ही होता है इनका उच्चारण। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। ये लेखन की दृष्टि से तो स्वर हैं, किंतु उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन है। मतलब ये जो देखने में तो बिल्कुल स्वर की तरह इनकी लिखावट वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन जब ये व्यंजन की तरह ही मात्रा का सहारा लेके अपने आप को उच्चारित करते हैं। दोनों का जाति योग न स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। जिनका कोई योग नहीं है फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह कहलाते हैं। मतलब
ये अर्थ अपना लेते हैं, स्वर के साथ ये जुड़े हैं, इसलिए इनका एक अपना अर्थ है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण जितना भी हम पढ़े हैं, इन सारे का हम क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।